हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के इस वीडियो में पीएसआईआर के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के डे 19 के वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, आई होप आपने उनके आंसर्स लिख लिए हैं। अब हम उनके अप्रोचेस को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले की जो भी वीडियोस हैं वो ओनली आईएएस के पीएसआईआर के टेलीग्राम ग्रुप पर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी डेली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं उनके मॉडल आंसर के पीडीएफ्स भी आपको ओनली आईएएस के पीएसआईआर के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। आप उन्हें वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आज का जो मेन टॉपिक है उसे समझ लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। तो देखिए, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है इट रिवॉल्व्स अराउंड इंडियन नेशनलिज्म। तो बेसिकली इंडियन नेशनलिज्म में जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, जैसे कि लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है, रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव है और दलित पर्सपेक्टिव है। ये 5 मेन पर्सपेक्टिव है जो कि हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है। तो इन पांचों ही जो पर्सपेक्टिव है इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ऑब्वियसली लिबरल जो पर्सपेक्टिव है, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है। ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। अब देखिए, इनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर काफी डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है। आज के वीडियो में हम रेडिकल ह्यूमनिस्ट और दलित पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। इन दोनों ही टॉपिक पर एक एक क्वेश्चन आपको फ्रेम करके दिया गया है, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन लिखने को बोला गया था, जिसके ऊपर आपको आंसर लिखने को बोला गया था। सो आज का जो वीडियो है उसको सबसे पहले हम रेडिकल ह्यूमनिस्ट जो पर्सपेक्टिव था उसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज कमेंट ऑन रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था हमारा, जो हमारा इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल था, उसके ऊपर जो रेडिकल ह्यूमनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है उनके पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब उनकी विचारधारा क्या है, उनकी सोच क्या है, ये पूछा जा रहा है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव जो था वो किसका था, किसके द्वारा प्रपोज दिया गया था? इट वॉज प्रपोज बाय एम एन रॉय। ठीक है, सो एम एन रॉय जो थे वो एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, जो कि कम्युनिस्ट काइंड ऑफ थे, मतलब कम्युनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते थे। और उनका बेसिकली मेन एम ये था कि किस तरीके से हम ह्यूमनिज्म को, यानी कि इंडिविजुअल ह्यूमंस को, जो इंडिविजुअल ह्यूमंस है उनको सेंटर पे रख सकते हैं। मतलब कि अपने नेशन को सेंटर पे रखना, अपने स्टेट को, अपने सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को, इन सबको सेंटर पर रखने से ज्यादा अच्छा होगा अगर हम इंडिविजुअल ह्यूमंस को सेंटर पर रखें, उन ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए काम करें। सीधे शब्दों में ये कहते हैं, जो एम एन रॉय थे उनका कहना ये है कि अगर आपको कम्युनिटी का बेनिफिट करना है, सोसाइटी का, स्टेट का, नेशन का, किसी का भी बेनिफिट करना है, तो सबसे पहले आपको जो उसका लोएस्ट सेक्शन है, दैट इज जो लोएस्ट मॉलिक्यूलर पार्ट है उसका, यानी कि जो इंडिविजुअल ह्यूमंस है, जो ह्यूमंस एंड ह्यूमंस एक्चुअली कंबाइन करके सोसाइटीज फॉर्म करती है। तो अगर आप इन ह्यूमन का बेनिफिट करोगे तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी का बेनिफिट हो जाएगा। राइट, यही पर्सपेक्टिव एक्चुअली उनके रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव में है, जहां पर वो हर चीज को ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं, मतलब ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से। सिंपल शब्दों में इंडिविजुअल ह्यूमंस की लिबर्टी, फ्रीडम, उनके राइट्स के बारे में वो बात करते हैं, रादर देन पूरे नेशन के राइट्स के बारे में बात करना, पूरे नेशन के इक्वालिटी एंड फ्रीडम के बारे में बात करना। राइट, सो आई होप आप रेडिकल ह्यूमनिस्ट का मेन मीनिंग समझ गए। और आपको ये भी याद होगा कि हमने एम एन रॉय के जो रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव है उसको प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। राइट, सो आप जाकर पहले उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं, वहां से आपको ये रिवाइज हो जाएगा। आप ये समझ जाएंगे कि जो रेडिकल ह्यूमनिज्म था वो एग्जैक्टली किस चीज से रिलेट करता है, एंड आफ्टर दैट उसको हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो देखिए, आई होप आप सबसे पहले तो जो क्वेश्चन का मेन पार्ट था उसके बारे में हम समझ गए कि एग्जैक्टली रेडिकल ह्यूमनिज्म क्या था, रेडिकल ह्यूमनिज्म पर्सपेक्टिव किस चीज के बारे में बात करता है। अब देखो, जब आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि आफ्टर ऑल क्या पर्सपेक्टिव आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो, ये क्वेश्चन का लार्जर पर्सपेक्टिव क्या है, अगर मैं इसका बिगर क्वेश्चन लेकर आऊं तो बिगर क्वेश्चन क्या है, ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात कर रहा है ना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के बारे में। सो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में से जो एक पर्सपेक्टिव था दैट इज रेडिकल ह्यूमनिज्म, ये उसके बारे में बात कर रहा है। सो अपने इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हमें यह बताना होगा कि आफ्टर ऑल अलग अलग पर्सपेक्टिव्स का मतलब यहां पर सेंस क्या है, मतलब जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट है इसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स क्यों आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यहां पर यह बताएंगे कि जो हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था वो इतना ज्यादा डाइवर्स स्ट्रगल था, मतलब इतने डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग क्लास के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, राइट, दोनों ही जेंडर के लोग, ये सब यहां पर आकर के काइंड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के कारण एक चीज जो हुई वो ये थी कि इस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग हैं, मतलब जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं, वो इस पर्टिकुलर फ्रीडम स्ट्रगल को अलग अलग तरीकों से देखते हैं, मतलब अलग व्यू पॉइंट से देखते हैं। ठीक है, अलग व्यू पॉइंट से देखते हैं। तो सीधे शब्दों में अगर हम समझें कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो ऑल्दो एक सिंगल इवेंट तो है, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन है, वो इंटरप्रिटेशन कोई सिंगल नहीं है। राइट, मतलब रादर देन दिस
इसका जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज वेरीड, या फिर काफी ज्यादा है, मतलब डाइवर्स इसका इंटरप्रिटेशन है। तो बहुत सारे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो आकर इस चीज के अंदर अपनी विचारधाराएं रखते हैं। जैसा हमने अभी टॉपिक में देखा, लिबरल स्कूल ऑफ थॉट जो है, सोशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, मार्क्सिज्म जो है, हर एक काइंड ऑफ स्कूल ऑफ थॉट जो है वो अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार ये बताता है कि आफ्टर ऑल जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो किस लिए काम कर रहा था, क्या इसके अंदर फेलियर्स थी, क्या इसके अंदर वीकनेसेस थे, और किस तरीके से बेटर हो सकता था, राइट। सो अलग अलग पर्सपेक्टिव जो है वो आकर इसके अंदर बात करते हैं। सो उन्हीं पर्सपेक्टिव में से जो एक पर्सपेक्टिव है दैट इज रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है, रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव। इसके अलावा आप ये बता सकते हैं जो रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव था वो एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था, जैसा हमने पहले बात की, और ये एक किताब के अंदर दिया गया था जिसका किताब का नाम था न्यू ह्यूमनिज्म, ठीक है, अ मैनिफेस्टो। ये किताब थी जो कि एम.एन. रॉय की थी। इसी बुक के अंदर उन्होंने एक्चुअली रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में बताया था, राइट। सो आई होप आप इतना समझ गए कि एग्जैक्टली रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव के ऊपर अगर क्वेश्चन आ रहा है, स्पेशली अगर हम उसे इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ अगर कनेक्ट करना है तो किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो एक चीज समझो आप, जब एम.एन. रॉय ने रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में बताया था, जब उसके बारे में दिया था, तो एक्चुअली ही वाज नॉट टॉकिंग इन द सेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के सेंस में बात नहीं कर रहे थे। वो इसलिए नहीं, वो ये नहीं बोल रहे थे कि मैंने रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव इसलिए दिया है ताकि हमारे देश को आजादी मिल जाए, ताकि या फिर हमारे देश को फ्रीडम मिल जाए, या फिर हम फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट हो। नहीं, जो रेडिकल ह्यूमनिस्ट का पर्सपेक्टिव था दैट वाज एक्चुअली गोइंग टू बी द बेस फॉर सोसाइटी। सिंपल शब्दों में ये सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए था। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के पर्सपेक्टिव में ये फिलॉसफी नहीं दी गई थी। तो पहली चीज तो हमें ये समझनी है, ठीक है, कि ये पर्सपेक्टिव इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर नहीं दी गई थी। तो फिर हम आफ्टर ऑल क्यों रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव को इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमने अभी भी बात की कि जो रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव है वो इस नेशनल मूवमेंट के पर्सपेक्टिव में दी ही नहीं गई थी। तो देखो एक चीज समझो, यहां पर जो यूपीएससी है ना, यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू जस्ट दोज क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी लिंक्ड है। मतलब कि अगर दो कंसेप्ट्स ऑलरेडी लिंक्ड है तो उस चीज के ऊपर यूपीएससी पूछ सकता है, बट उससे ज्यादा यूपीएससी ऐसे चीजों के बारे में पूछेगा जहां पर जो चीजें एक्चुअली लिंक्ड नहीं है, बट उसको लिंक करने के बारे में आपको सोचना पड़ेगा इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। जो आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो उसके बाद जब आप उसको सोचना स्टार्ट करेंगे, व्हेन यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, वो चीज एक्चुअली यूपीएससी ज्यादा चेकआउट करता है, राइट। तो देखिए यहां पर जो रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव है उसको इंडियन नेशनल मूवमेंट के पर्सपेक्टिव में दिया तो नहीं गया था, बट जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है हमारा, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव से लिए गए हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव जो कि एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था, उसके अंदर भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको एक्चुअली इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर यूज किया गया था, जिसके बेसिस पर हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो एक्चुअली आगे बढ़ रहा था, ठीक है। तो हम उन्हीं अलग अलग चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि आफ्टर ऑल जो रेडिकल ह्यूमनिज्म है वो हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में क्या सोचता है और किस तरीके से उसने कुछ सजेशंस आगे रखे हैं कि आफ्टर ऑल हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो किस तरीके से आगे होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, फिर अब यहां से हम समझते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से अलग अलग फीचर्स यहां पर जो रेडिकल ह्यूमनिज्म के अंदर है उसको हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए जैसा हमने पहले बात की कि जो रेडिकल ह्यूमनिज्म है वो इंडिविजुअल के फ्रीडम के बारे में बात करता है, राइट। इंडिविजुअल की फ्रीडम के बारे में बात करता है। वो फोकस करता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रॉपर्ली फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब इंडिविजुअल सेंस में मिलना चाहिए। साथ ही साथ रेडिकल ह्यूमनिस्ट जो है वो बोलते हैं कि जो हर चीज को हम नेशनल लेवल पे, फिर हम जो सोसाइटल लेवल पे, फिर हम जो ना कम्युनिटी के लेवल पे करने की कोशिश करते हैं, उस चीज को रेडिकल ह्यूमनिज्म काइंड ऑफ रिजेक्ट कर देता है। वो बोलता है कि नेशनलिज्म, कम्युनिज्म, फिर डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जहां पर हम एक लार्जर सेक्शन को देख रहे हैं, ये सब चीजें एक्चुअली इंडिविजुअल्स के लिए उतनी सही नहीं है। अगर हम ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो उतनी सही नहीं है। रादर जो एम.एन. रॉय थे वो अपने रेडिकल ह्यूमनिज्म के थ्रू ये बोलते हैं कि देखो अगर आपको समझना है तो ये समझो कि देखो जब भी आप नेशनल इंटरेस्ट के लिए जाओगे ना तो बहुत सारे जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होंगे वो काइंड ऑफ खराब हो जाएंगे। मतलब कि जो आप नेशन के बेनिफिट के लिए जाते हैं तो काइंड ऑफ आप बहुत सारे इंडिविजुअल राइट्स को काइंड ऑफ आप छीन लेते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, हिटलर ने अपने नेशनलिज्म के नाम पर कितने ही ज्यूज को मार डाला, राइट। कितने ही ज्यूज को उसने मार डाला। द पॉइंट वाज वो ऑल्दो अपने नेशनलिज्म के लिए जा रहा था, बट द पॉइंट वाज उसने कितने ही इंडिविजुअल्स की से उनकी राइट्स छीन ली, उनकी इक्वालिटी, लिबर्टी, वो सब छीन ली, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। सो एम.एन. रॉय का भी यही कंसेप्ट है यहाँ पर कि जब आप इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में सोच रहे हैं तो आपको वहां पर नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना चाहिए। बिकॉज जब आप नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से सोचोगे, मतलब जब पूरे देश का भला करने जाओगे, तो डेफिनेटली कुछ लोग होंगे जो कि वहां पर जिनका इंडिविजुअल राइट्स खराब होगा, जिनके इंडिविजुअल की जो भी राइट का वायलेशन होगा, राइट। देखिए फॉर एग्जांपल आप सोचिए, जस्ट सपोज देयर इज अ विलेज कम्युनिटी, ठीक है। मान लो एक विलेज कम्युनिटी है जो कि यहाँ पे रह रही है और गवर्नमेंट की प्लान करती है कि उनको एक हाईवे बनाना है जो कि इसी रास्ते से निकल रही है।
तो देखो, हाईवे जो है वो एक लार्जर गुड के लिए है, राइट। जो हाईवे होता है वो एक लार्जर गुड उसके लिए होता है, लार्जर सोसाइटल इंटरेस्ट के लिए होता है। तो सोसाइटल इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को यहां से हटा देगा, राइट, और इनको हो सकता है कहीं और डिस्प्लेस कर दे। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो सोसाइटी है उसको यहां पर बेनिफिट हो गया, उनको एक रोड मिल गया, दैट इज कंप्लीटली फाइन। बट रेडिकल ह्यूमनिज्म का कहना यह है कि ये जो लोग थे जो कि यहां पे रह रहे थे, जिनकी सोसाइटी यहां पर थी, उनका तो घर छीन गया उनसे। उन्होंने क्या ऐसी गलती की थी कि उनका आपने घर छीन लिया, उनको इंडिविजुअल जो राइट्स वगैरह मिले थे, उनका जो राइट ऑफ हाउस था काइंड ऑफ, वो चीज आपने छीन लिया उससे, राइट। तो ये चीज यहां पर रेडिकल ह्यूमनिज्म कहता है कि जब आप नेशनलिस्ट चीजों के लिए जाते हैं, जब आप सोशलिस्ट चीजों के लिए जाते हैं, मतलब जब आप लार्जर इंटरेस्ट को फुलफिल करने को जाते हो, तो आप लोगों की इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी को छीन लेते हो, और ये चीज उतनी बेटर नहीं है। इसलिए आप अगर ध्यान से सोचिए तो हमारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में बात नहीं की जा रही थी। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि सिर्फ हमें पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए, रादर हम सोसाइटल फ्रीडम, हम इकोनॉमिक फ्रीडम, यहां तक कि हम पर्सनल फ्रीडम के बारे में भी बात कर रहे थे, राइट। आई होप आप समझ पा रहे हैं। सो ये जो पर्सनल फ्रीडम का कंसेप्ट है, ये आप यहां पर रेडिकल ह्यूमनिज्म के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। दिस वाज, देखो हम क्या कर रहे हैं, जो रेडिकल ह्यूमनिज्म का पर्सपेक्टिव था, जो ऑल्दो इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ लिंक तो नहीं है डायरेक्टली, यानी कि जो एमएन रॉय थे उन्होंने ये चीज रेडिकल ह्यूमनिज्म का पर्सपेक्टिव इंडियन नेशनल मूवमेंट के पर्सपेक्टिव में नहीं दिया था, मतलब इसी सेंस में नहीं दिया था। बट हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उनके पर्सपेक्टिव थे उनको हम आकर के इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो आई होप आपका पहला पॉइंट क्लियर है कि किस तरीके से आफ्टर ऑल जो इंडिविजुअल फ्रीडम था उसको हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ कनेक्ट कर दिया, कि जो नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव की तरफ हम जब भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की फ्रीडम्स जो है वो वायलेट होती हैं, फ्रीडम के राइट्स वायलेट होते हैं। उस चीज को भी रोकना, उस चीज को भी प्रॉपर्ली उन राइट्स को अश्योर करना उन लोगों को, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट हम वर्ल्ड वॉर 2 के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जिस टाइम ब्रिटिशर्स वर फाइटिंग अगेंस्ट जर्मनी, तो जर्मनी क्या था, जर्मनी एक फासिस्ट रजीम था, फासिस्ट यानी कि फासिज्म फॉलो करता था। जर्मनी का लीडर कौन था, हिटलर, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हिटलर एक फासिस्ट था जो कि फासिज्म को काइंड ऑफ स्प्रेड आउट करने की कोशिश कर रहा था। फासिज्म आप जानते हो, सिंपल शब्दों में समझे तो टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है, जहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो सारी कंट्रोल अपने हाथों में रखने की कोशिश करता है। अब देखो, जब ब्रिटिशर्स फाइट कर रहे थे तो आप जानते हो जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था उस टाइम में इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को लेटर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट नहीं किया था, राइट, सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ पर हमें प्रॉपर राइट्स नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे लीडर्स लाइक सुभाष चंद्र बोस जो थे, राइट, और भी बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, यहाँ तक कि गांधी जी ने भी जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो ये सब चीजें ब्रिटिशर्स को आउस्ट करने के लिए था, मतलब कि इंडिया से भगाने के लिए था, इंडिया से निकालने के लिए था। बट यहां पर एमएन रॉय बीच में आते हैं। एमएन रॉय बोलते हैं कि मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ये पॉलिसी है कि वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यहां तक कि जो महात्मा गांधी की पॉलिसी है कि जो आप ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मैं उसके अगेंस्ट हूं। मतलब एमएन रॉय ने इस चीज के अगेंस्ट में बोला। और एमएन रॉय बोलते हैं कि अभी हमें ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज ब्रिटिशर्स यहां पर सिर्फ एक कंट्री से फाइट नहीं कर रहा है, रादर वो एक ऐसी कंट्री से फाइट कर रहा है जो कि फासिज्म को यहां पर काइंड ऑफ इंप्लीमेंट कर रही है, जो कि फासिज्म को स्प्रेड आउट करने की कोशिश कर रही है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि वन सेकेंड देखो, फासिज्म का अगर आप सीधे शब्दों में मतलब समझो, इसको हम अगर ब्रेक डाउन करें तो फासिज्म का मतलब क्या है? टोटलिटेरियनिज्म। और टोटलिटेरियनिज्म का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल्स को यहां पर फ्रीडम नहीं दी जाती, इंडिविजुअल्स को कोई भी राइट्स नहीं दिए जाते। मतलब कि सारी की सारी राइट्स एंड फ्रीडम किसके पास है? लीडर के पास है। लीडर यानी कि हिटलर के पास था, वहां पे सारी के सारी राइट्स, पावर, सब कुछ। तो सिंपल शब्दों में समझे, सिंपल शब्दों में कि एमएन रॉय यहां पर ये बोलते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं, दे आर नॉट फाइटिंग जस्ट अगेंस्ट अ कंट्री, रादर वो इस तरीके से फाइट कर रहे हैं कि वो एक पूरी की पूरी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, यानी कि फासिस्ट रजीम के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को यहाँ पर ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो जर्मनी को हटा सके, सिंपल शब्दों में फासिस्ट रजीम को हटा सके। और सिंपल शब्दों में समझे तो वो एक ऐसे कंट्री को हरा सके जो अपने लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जो अपने लोगों को राइट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए। इसके अलावा जो एमएन रॉय थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को और भी डिफरेंट चीजों पे क्रिटिसाइज कर रहे थे। देखिए, एमएन रॉय बोलते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इस बात पे फाइट करना चाहिए, मतलब इस बात पे फाइट कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से प्रिपेयर करे, इस बात पे फाइट कर रहा है। मतलब कि सिंपल शब्दों में समझे तो देखो, एमएन रॉय बोलते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इस बात पे फाइट कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाए, यानी कि कांग्रेस जो था वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए फाइट कर रहा था। बट एमएन रॉय का बोलना है कि कैसे बनाना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब बनेगा तो उसके अंदर रखना क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेंट्स क्या होने चाहिए, कंटेंट्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिर समझिए, एम एन रॉय का सीधा सा कहना यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा वो छोड़ो, आज नहीं तो कल हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो तरीका है वो तो मिल ही जाएगा, बट द पॉइंट इज फोकस इस बात पे करो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखना क्या है, कौन से लोगों को कितनी राइट्स प्रोवाइड करनी है, जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, डाउन ट्रॉडन है, वल्नरेबल पीपल है, उनको किस तरीके के राइट्स प्रोवाइड करने हैं, किस तरीके से उनको अपलिफ्ट करने के बारे में सोचना है, सामाजिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी उनको कैसे प्रोवाइड करना है, पॉलिटिकल इक्वालिटी कैसे प्रोवाइड करना है, इकोनॉमिक इक्वालिटी उनको कैसे प्रोवाइड करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन इस बात के लिए फाइट करना कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनेगी। सो आई होप आप ये समझ गए, तो ये भी आप काइंड ऑफ समझ सकते हो। वंस अगेन हम जो रेडिकल ह्यूमनिज्म का जो इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर जो एम्फेसिस था उस चीज को पॉइंट आउट करके हमने यहां पर सेकंड पॉइंट निकाला। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली रेडिकल ह्यूमनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस रहा है हमारे इंडियन नेशनल फ्रीडम के अंदर, राइट। सो आई होप आप ये समझ गए। इसके अलावा देखिए, अगर आप लेटर पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल फ्रीडम को देखोगे तो काइंड ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट जो हो गया, साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस का जो इंडियन नेशनल आर्मी था, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इंडियन नेवल म्यूटिनी थी। ये सब चीजें एक्चुअली शो करती हैं कि काइंड ऑफ मतलब थोड़े से अगर आप हल्का सा रेडिकल होकर सोचे, सो लेटर पार्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो था हमारा, वो काइंड ऑफ नॉन पीसफुल की तरफ जा रहा था, नॉन पीसफुल। बिकॉज हमारे लोग जो हैं, जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, दे वर रेडी टू डू एनी मीन्स, मतलब किसी भी चीज को करने को तैयार थे वो, किसी भी तरीके से फ्रीडम को अटेन करने के लिए। बट यहां पर रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है, एम एन रॉय जो आते हैं, वो बोलते हैं कि अगर आपको फ्रीडम लेना है, अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो आप उसको पीसफुल मीन्स से लो, पीसफुल मीन्स से, ठीक है। कोई फायदा नहीं है अगर हम फ्रीडम ले लें बट उसको हम खून खराबे के साथ लें। ब्लड रेड रेवोल्यूशन जो होता है, ब्लड रेड रेवोल्यूशन जो होता है, वो कभी भी लंबे टाइम तक सक्सेसफुल नहीं होता है। ये चीज कहना था यहां पर एम एन रॉय का रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव में। वंस अगेन वो यहां पर क्या कह रहे थे कि अगर देखो मान लो यहां पर जो इंडियन फ्रीडम, जो इंडियन लोग हैं, इंडियन मासेस हैं, अगर वो फाइट करते करते मारे जाते हैं, मान लो कि उनकी डेथ अगर हो जाती है, तो लॉन्गर टर्म में फायदा क्या हुआ उनको? वो तो खुद फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे बट वो फ्रीडम को देख ही नहीं पाए, राइट। मतलब कि जिस ह्यूमन के बारे में बात कर रहे थे, जो ह्यूमन ये सेंस ऑफ अचीवमेंट लेके चल रहा था कि मैं इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहा हूं, मैं फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा हूं, अगर इस पर्टिकुलर चीज में अगर हमने ब्लड लेड रेवोल्यूशन किया, मतलब अगर हमने नॉन पीसफुल तरीके अपनाए और अगर इन लोगों की डेथ हो जाती है इस पर्टिकुलर चीज में, तो ये तो फ्रीडम को देख ही नहीं पाते हैं, तो उनका जो सेंस ऑफ अचीवमेंट था वो तो काइंड ऑफ अनफुलफिल्ड रह गया, राइट। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर चीज को भी ध्यान में रखते हुए एम एन रॉय बोलते हैं कि जो भी आपको फ्रीडम अटेन करने की कोशिश करनी है, ट्राई टू डू इट थ्रू नॉन पीसफुल, मतलब कि पीसफुल मीन से करने की कोशिश कीजिए, उसको नॉन पीसफुल मत बनाइए, राइट। आई होप आप ये चीज समझ रहे हैं। देखो ये कहीं ना कहीं काफी हद तक रेजोनेट करता है महात्मा गांधी के थॉट से भी, राइट। तो बहुत सारे ऐसे थॉट स्ट्रक्चर्स थे जो कि यहाँ पर सिमिलर लाइंस के ऊपर चल रहे थे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट था, दैट वाज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर लीडर, रादर इट वाज मतलब एक बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव हमारा मूवमेंट था, जिसमें बहुत सारे जो लीडर्स थे वो सेम चीजें सोचते थे बट अलग अलग पर्सपेक्टिव में। देखिए गांधी जी का नॉन वायलेंस का रीजन कुछ और था, एम एन रॉय का जो नॉन वायलेंस का रीजन था वो कुछ और था। गांधी जी चाहते थे कि नॉन वायलेंस को एक मेथड बना के रखा जाए, लेकिन यहां पर एम एन रॉय का मानना था कि नॉन वायलेंस को इसलिए एक मेथड की तरह यूज करना है ताकि जो पर्सन सेंस ऑफ अचीवमेंट अपनी अचीव करना चाहता है वो उसको प्रॉपरली मिले, राइट। तो इस तरीके से रास्ते सेम थे बट उनके इंटेंशन अलग अलग थे। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक और पर्सपेक्टिव समझते हो। अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, उसके मेन एम को समझोगे तो उनका एंड क्या था, मतलब वो जो अलग अलग मीन्स को यूज कर रहे थे, अलग अलग तरीके यूज कर रहे थे, उसका एंड क्या था? भारत के लिए इंडिपेंडेंस लेना, भारत के लिए इंडिपेंडेंस लेना, भारत को फ्रीडम दिलाना, राइट। दिस वाज द एंड ऑफ मेनी ऑफ द लीडर्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम। बट एम एन रॉय बोलते हैं दैट इंडिपेंडेंस इज नॉट द एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंस इज नॉट द एंड। एम एन रॉय बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस जो है इट इज जस्ट अ मीन्स, मतलब इंडिपेंडेंस अगर जब हमें मिल जाएगी तो इट विल जस्ट बी अ वे, इट विल जस्ट बी अ मीन्स। सिंपल शब्दों में समझे, ये एक तरीका होगा। तरीका होगा किस चीज के लिए? सोशल इंडिपेंडेंस को प्रोवाइड करने के लिए, फिर सोशल फ्रीडम को प्रोवाइड करने के लिए। अब समझिए सोशल फ्रीडम का मतलब क्या है। सिंपल शब्दों में समझो, सोशल फ्रीडम को ये इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ कनेक्ट करते हैं। एम एन रॉय बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस लेना हमारा एंड नहीं है, इंडिपेंडेंस लेना हमारा लास्ट गोल नहीं है, रादर हमारा लास्ट गोल है इंडिपेंडेंस को यूज करना है ताकि हम लोगों को इंडिविजुअल फ्रीडम प्रोवाइड कर सके। ब्रिटिशर्स ने जो फ्रीडम हमें प्रोवाइड नहीं किए हैं, हमें अलग अलग तरीकों से रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, उन सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटा करके हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपर फ्रीडम प्रोवाइड करना है, प्रॉपर लिबर्टी इक्वालिटी प्रोवाइड करना है। ये हमारा मेन नेचर है, ये हमारा मेन एम है। हमारे मेन एम इंडिविजुअल मतलब जो हमारा इंडिपेंडेंस है वो पाना नहीं है। आई होप आप ये समझ गए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव है जो एम एन रॉय थे, जो रेडिकल ह्यूमनिज्म है उसका काफी एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है ये। इसके थ्रू एम एन रॉय क्या बोलते हैं? एम एन रॉय का बोलना यह है कि जो हर एक इंडिविजुअल है वो अपने आप में एक सॉवरेन एंटिटी है, सॉवरेन एंटिटी है।
सिंपल शब्दों में समझो कि हर एक पर्सन के पास अपनी खुद के थॉट स्ट्रक्चर के लिए, अपनी खुद की बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए पूरी आजादी है। मतलब वो जो चाहे सोच सकता है, जो चाहे कर सकता है। और यही जो सॉवरेन इंडिविजुअल्स जब मिलते हैं तब जाकर एक पॉलिटिकल ऑर्डर का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि जब बहुत सारे लोग जो कि सॉवरेन है, मतलब जो अपने अच्छाई बुराई के बारे में खुद सोच सकते हैं, वो लोग मिलते हैं, तब जाकर एक पॉलिटिकल सिस्टम बनता है, तब जाकर एक पॉलिटिकल ऑर्डर बनता है। और यही चीज एम.एन. रॉय अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ड्राफ्ट में शो करते हैं। मतलब कि देखो, एम.एन. रॉय क्या करते हैं, एक ड्राफ्ट बनाते हैं, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1934 में बनाते हैं और वो बताते हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। जब वो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। अभी हम कौन सी डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं? अभी हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, हल्का समझो। डायरेक्ट में क्या होता है, लोग खुद अपने पावर्स को यूटिलाइज करते हैं, लोग खुद अपने पावर्स को यूज करते हैं। बट इनडायरेक्ट में जो हम अभी फॉलो करते हैं उसमें क्या होता है, लोग सबसे पहले अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, जैसे हम पॉलिटिकल लीडर्स बोलते हैं, और ये पॉलिटिकल लीडर्स फिर इनके बदले में, इंडिविजुअल्स के बदले में पावर्स को यूज करते हैं। राइट? सो अभी हम ऑल्दो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, बट एम.एन. रॉय ने उस पर्टिकुलर टाइम में कहा था कि हमारे इंडिया के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ताकि हर एक इंडिविजुअल अपने खुद के बेनिफिट के बारे में, अपने खुद के नीड्स के बारे में आवाज को उठा सके और उसके हिसाब से डिसीजंस ले सके। इसके अलावा जो उसने बात की थी, दैट वाज रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जो एम.एन. रॉय ने बात की थी, इट वाज रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कि पावर जो है वो टॉप पे कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए, रादर इट शुड बी डिवाइडेड एट द लोअर सेक्शंस। जितने भी लोअर सेक्शन है वहां तक पावर जो है उनको डिवाइड करना है, मतलब नीचे तक पावर प्रोवाइड करनी है, इंडिविजुअल लोगों को और इंडिविजुअल सोसाइटी को, इन सबको काइंड ऑफ आपको पावर प्रोवाइड करना है। तभी आप ये चीज काम कर सकते हैं। राइट? तभी आप लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा एम.एन. रॉय ये भी बोलते हैं कि देखो, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इससे ही पीपल को काइंड ऑफ सपोर्ट मिलता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर का तो कंसेप्ट ही नहीं आएगा। तो इसलिए वो बोलते हैं कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पार्टी लेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मतलब पार्टी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज काइंड ऑफ डेमोक्रेसी को सेंट्रलाइज करती हैं, मतलब पावर्स को कंसंट्रेट करने का काम करती हैं। तो एम.एन. रॉय बोलते हैं कि यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन अगर हमें लाना है तो पार्टी लेस डेमोक्रेसी हमें चाहिए। साथ ही साथ अगर हमें पार्टी लेस डेमोक्रेसी हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, पीपल को के सामने पावर देने के लिए हम पीपल की कमिटी बना सकते हैं, अलग अलग लोगों की हम डिफरेंट कमिटीज बना सकते हैं, एंड दोस कमिटीज आर एक्चुअली गोइंग टू टेक द लार्जर डिसीजंस। ठीक है? आई होप दिस मच इज क्लियर। दिस वॉज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में ये बात करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेस हैं हमारे पास, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस, आर्टिफिशियल रिसोर्सेस हैं, उनका कॉमन ओनरशिप होना चाहिए, कॉमन ओनरशिप। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एम.एन. रॉय एक कम्युनिस्ट भी थे। कम्युनिस्ट थे मतलब कि कम्युनिटी के बेनिफिट के बारे में भी सोचते थे। सो ऑल्दो उनका कम्युनिटी का जो बेस था दैट वाज इंडिविजुअल्स, कि वो इंडिविजुअल्स के बाद कम्युनिटी के बारे में सोच रहे थे, बट ही वाज काइंड ऑफ कम्युनिटी, मतलब कम्युनिस्ट भी थे वो। सो यहाँ पर वो कम्युनिटी के बेनिफिट के बारे में जब सोचेंगे तो ही विल टॉक अबाउट कम्युनल, एक कॉमन ओनरशिप के बारे में बात करेंगे, कलेक्टिव ओनरशिप के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं कि जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करो, ताकि वो अपने लीडर्स को खुद से चूज कर सके, वो खुद अपनी डेमोक्रेसी को फॉलो कर सकें, वो खुद अपने नीड्स को वहां पर काइंड ऑफ कंसेप्चुअलाइज कर सकें। तो इन सब चीजों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो ये भी बोलते हैं कि ऐसे लोग जो कि लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको आपको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है। तो आप जो बच्चे हैं उनको राइट टू फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करो। राइट? आप जानते हैं ये हमने प्रोवाइड किया भी है लेटर पार्ट ऑफ द हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर। बट द पॉइंट बीइंग, ये सब चीजें उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट के अंदर बताई थी। राइट? तो ये शो करता है कि एक्चुअली जो एम.एन. रॉय का रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव था, कितना वाइड था वो, कितना स्ट्रांग था वो। उन्होंने ऑलमोस्ट हर चीज के बारे में बात की और उन्होंने इंडिविजुअल्स को काइंड ऑफ सेंटर पे रखने की कोशिश की। उन्होंने ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव को यहां पर फॉलो करके अपने इंडियन नेशनल फ्रीडम को उन्होंने एक्सप्लेन किया, इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर अपने विचारधाराओं को उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो इस तरीके से आप अपना आंसर बता सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपने आंसर को एंड करने जाएंगे तो देखिए किस तरीके से आपको आंसर को एंड करना है। तो आप यहां ये बता सकते हैं कि देखो, एक ऐसे टाइम में जिस टाइम हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर जो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट था, लेटर ऑन सोशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट था, जब ये सब काइंड ऑफ काफी एक इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट थे, उस टाइम में रेडिकल ह्यूमनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट आकर के अपनी एक जगह बनाता है, अपना एक प्लेस वहां पर डिसाइड करता है और ये शो करता है कि एक्चुअली रेडिकल ह्यूमनिस्ट कितना स्ट्रांग है। राइट? रेडिकल ह्यूमनिस्ट जब आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में नहीं बात करता है, रादर वो सोशल फ्रीडम के बारे में बात करता है, वो इंडिविजुअल की फ्रीडम के बारे में बात करता है। इसका मतलब है कि वो पॉलिटिकल सेंस से फ्रीडम को डिवाइड करके अलग अलग डिफरेंट सेंसेस के अंदर लेके जाता है।
राइट। आप इसके अलावा ये सोच सकते हो कि किस तरीके से जो एम एन रॉय थे उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को कंसेप्चुलाइज किया था, कि उन्होंने अलग अलग तरीके की चीजें बताई थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो देखिए, आप यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। उन कीवर्ड्स को मैंने आपके आंसर के अंदर भी दिया हुआ है, जो आपको सिनॉप्सिस मिलेगा साथ में, उसके अंदर भी मेंशन कर दिया है। बट आप कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। कीवर्ड्स एक्चुअली मेक योर आंसर बेटर। आपके आंसर को बेहतरीन बनाने में कीवर्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, एम एन रॉय ने कौन कौन से चीजों को यहां पर काइंड ऑफ प्रमोट करना चाहा था, किस चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। सबसे पहली चीज तो ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी। ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी, ठीक है, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आप देखो तो जैसा हमने पहले बात की कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, पार्टी लेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए, राइट। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब हम पार्टी लेस के बारे में बात करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है कि टॉप पे सेंट्रलाइजेशन ना हो, तो हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बारे में उन्होंने बात की, राइट। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखो क्या है। इकोनॉमिक में क्या है कि वो बोलते हैं कि हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है, सबके पास पैसे होने चाहिए, सब इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने चाहिए। तो वो काइंड ऑफ इकोनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ जब वो सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, जैसा हमने बात की, तो वो कलेक्टिव ओनरशिप के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब क्या था कि सब लोग साथ में रहे, सब लोग एक साथ काम करें, तो सोशल कोहेसिवनेस के बारे में बात करते हैं, राइट। देखिए, ये सारी चीजें मैंने आपके आंसर के अंदर डाल दी हैं। द पॉइंट इज, आपको वो सब चीजें यहां से मिल जाएंगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू आउट इज कि अपने आंसर के अंदर ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स यूज करने हैं, बिकॉज दीज कीवर्ड्स आर द वन जो एक्चुअली आपके आंसर को, जीएस के आंसर और पीएसआईआर के आंसर को डिफर करने में हेल्प आउट करते हैं। ये सारे के सारे कीवर्ड आप जीएस के आंसर के अंदर हर चीज में नहीं लिख सकते। इंटरनेशनल मूवमेंट में आप ये सब ऑर्गेनाइज डेमोक्रेसी, पार्टी लेस डेमोक्रेसी, ये सब नहीं बता सकते आप। बट द पॉइंट बीइंग, पीएसआईआर का जो आंसर है उसमें आप इस चीज को डेफिनेटली एक बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। आप अपने नॉलेज को, अपने जो भी मेहनत की है उस चीज को आप एक्चुअली इसके थ्रू शो कर सकते हैं। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो भी हमने चीजें समझने की कोशिश की, आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। यहां पर हम दलित पर्सपेक्टिव को समझेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, पहले हमने रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव समझा, अब हम दलित पर्सपेक्टिव के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। वंस अगेन द क्वेश्चन सेज, एग्जामिन द दलित पर्सपेक्टिव ऑन नेशनल मूवमेंट, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर जो दलित का क्या पर्सपेक्टिव था, यानी कि जो दलित लीडर्स थे उनका क्या पर्सपेक्टिव था, इस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जस्ट लाइक द प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट कैसे करना है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप सबसे पहले ये बता सकते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम स्ट्रगल था, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था, दैट वाज वेरी वेरी वेरिड, ठीक है, बहुत वेरिड था, बहुत डाइवर्स था। इससे कारण क्या है, बहुत सारे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स यहां पर इमर्ज हुए हैं। उसी स्कूल ऑफ थॉट में से एक इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट जो था वो दलित का स्कूल ऑफ थॉट था। और साथ ही साथ आप ये बता सकते हैं, जैसे हमने याद है आपको रेडिकल ह्यूमनिस्ट में क्या किया था, हमने इंट्रोडक्शन के अंदर ही एम एन रॉय का नाम बताया था, है ना। जो प्रोपोनेंट होता है उनका नाम आपको बताना होता है। सो दलित के जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं उनके बारे में आप यहां पर बता सकते हैं। तो फूले जो थे, ज्योतिबा फूले जो थे, इसके अलावा रामास्वामी नायकर जो थे, राइट, इसके अलावा अंबेडकर थे, इसके अलावा नारायण गुरु थे, राइट। तो जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो कि दलित पर्सपेक्टिव के लिए काम कर रहे थे, दलित के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे थे, उन सबको आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको मेंशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका आंसर जो है काइंड ऑफ एक स्ट्रॉन्ग इंट्रो के साथ स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, आपका इंट्रोडक्शन रेडी हो गया, अब हम आते हैं बॉडी के ऊपर। तो जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, देखो कंसेप्ट सेम ही फॉलो करना है, स्ट्रक्चर सेम ही फॉलो करना है। सबसे पहले आपको बताना है कि एग्जैक्टली दलित पर्सपेक्टिव है क्या, किस चीज के बेसिस पर दलित पर्सपेक्टिव एक्चुअली स्टार्ट हुआ था। तो देखो, जो दलित पर्सपेक्टिव है वो स्टार्ट होता है काइंड ऑफ कांग्रेस के लीडरशिप के अगेंस्ट में। अब देखिए, कांग्रेस का लीडरशिप किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। कांग्रेस का लीडरशिप जो था वो काफी हद तक एलीट क्लास से मिलकर बना हुआ था, मतलब कि जो अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था उनसे मिलकर बना हुआ था। साथ ही साथ अगर आप ये भी बात करोगे तो दलित पर्सपेक्टिव तब स्टार्ट होता है जिस टाइम हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हायर क्लास के लोग, राइट, हायर क्लास के लोग, यही लोग एक्चुअली हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को लीड कर रहे थे। अब जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे लीडर्स हैं जो कि कांग्रेस के अंदर हो या फिर अलग अलग जगहों पर हो, उनको अगर आप देखेंगे तो सबके सब काइंड ऑफ हायर क्लास से बिलोंग करते थे, एलीट क्लास से बिलोंग करते थे। देखो, ऐसा नहीं है कि लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से कोई था ही नहीं, ऐसा नहीं है। बट अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो मेजोरिटी काइंड ऑफ हायर कास्ट या फिर हायर क्लास से हुआ करते थे। तो इसके अलावा देखो क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर्स फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में दलित को, यानी कि लोअर क्लास के लोगों को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। और कुछ हद तक ये सक्सेसफुल भी होते हैं। कुछ हद तक जो दलित थे वो लोग आकर के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करते हैं। बट अगर आप ध्यान से सोचिए तो बहुत लार्जर पॉपुलेशन दलित्स की ऐसी थी जो कि एक्चुअली इंटरनेशनल मूवमेंट के अंदर, इंटरनेशनल फ्रीडम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। नो, व्हाट वाज द मेन रीजन? द रीजन वाज एक टाइप का फियर फैक्टर। नो, फियर फैक्टर क्या था? देखो,
फियर फैक्टर ये था, दलित्स को ये चीज पता थी कि अगर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट कर भी रहे तो कल को अगर हमें फ्रीडम मिल भी जाती है, अगर हमें आजादी मिल जाती है, तभी जो इंडिया का, जो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो मेन पावर होगा, इट विल बी एक्चुअली विद एलीट क्लास। पावर जो है वो एलीट क्लास के पास रहेगी, पावर वो हायर क्लास के पास रहेगी, पावर लोअर क्लास तक पहुंच नहीं पाएगी। ये दलित का मानना था, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी रीजन थी कि किसके कारण, क्यों दलित इतने ज्यादा, जो दलित क्लास थी, यानी कि जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थी, वो क्यों इतने ज्यादा रिलक्टेंट थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट करने के अंदर, क्यों पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रही थी, राइट। बिकॉज उन्हें लग रहा था कि लार्जर सेंस में, अगर हम लार्जर गोल की भी बात करें, लार्जर टर्म की भी बात करें, तो हमें पावर नहीं मिलने वाला है, राइट। वी आर जस्ट गोइंग टू बी अ मीन्स। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम सिर्फ एक मींस की तरह काम करेंगे, हम सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि कांग्रेस आगे जाकर पावर ले ले, मतलब हमें तो पावर नहीं मिलने वाला, राइट। देखो, अगर आप दलित का पोजीशन देखोगे तो दलित का पोजीशन एक्चुअली इंडिया के बाकी लोगों से, बाकी सेक्शन से ज्यादा खराब था, राइट। देखो किस तरीके से, अगर आप बात करोगे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हेड पे थे, राइट। ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे एंड ब्रिटिशर्स वर एक्चुअली रूलिंग एंटायर इंडियन सोसाइटी, राइट। तो ब्रिटिशर्स काइंड ऑफ सबको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। बट अगर आप इंडियन सोसाइटी के अंदर भी बात करो तो इंडियन सोसाइटी के अंदर भी जो दलित क्लास थी वो बाकी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से और ज्यादा नीचे थी। मतलब अगर आप दलित की बात करो तो दलित दो टाइप के ऑपरेशन को सह रहे थे। पहला ऑपरेशन वो सह रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, और दूसरा ऑपरेशन वो सह रहे थे कि हायर क्लास या फिर हायर कास्ट के द्वारा। क्या आप समझ पा रहे हैं इसको? देखो, बाकी जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थी उनको तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही काइंड ऑफ प्रताड़ित कर रहे थे, उनको ऑपरेस कर रहे थे। बट दलित्स को ब्रिटिशर्स भी कर रहे थे, साथ में जो इंडिया के जो हायर क्लास थे वो लोग भी कर रहे थे। तो दलित्स एक्चुअली वन ऑफ द वर्स्ट सफरर्स है। आपको याद होगा, मैंने आपको एक बिगिनिंग क्लास के अंदर बताया था कि वुमेन्स जो है, वुमेन क्लास जो है, वुमेन्स वर एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट सफरर्स जो कि ब्रिटिश क्लास के अंदर थी। बिकॉज वुमेन्स एक तो ब्रिटिशर्स के अंदर मतलब फंसी हुई थी, और सेकंड चीज वुमेन्स इंडियन हायर क्लास या फिर इंडियन जेंडर का स्टीरियोटाइप जो था उसके अंदर भी काइंड ऑफ फंसी हुई थी। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर दलित के साथ था। दलित भी यहाँ पर एक सिंगल बॉन्डेज को सफर नहीं कर रहे थे, रादर वो दो बॉन्डेज को सफर कर रहे थे, एक ब्रिटिशर्स की तरफ से और एक इंडियन सोसाइटी की तरफ से, हायर कास्ट एंड हायर क्लास की तरफ से। दिस वॉज द प्रॉब्लम। दलित यहां पर सिर्फ ब्रिटिशर्स से आजादी नहीं चाहते थे, रादर वो हायर कास्ट, हायर क्लास, यहां तक कि क्लास हायरार्की जो है, इस क्लास हायरार्की से वो आजादी चाहते थे। सो दलित्स का जो मेन एम था, दैट वाज नॉट जस्ट टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स, रादर इट वाज टू गेट फ्रीडम फ्रॉम इंटरनल सोशल जो हायरार्की है उससे भी। आई होप आप समझ गए। दिस वाज द बेस जिसके कारण एक्चुअली दलित मूवमेंट या फिर दलित पर्सपेक्टिव जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट पे वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो देखो, दो इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स है आप उनके बारे में बात कर सकते हो। बिकॉज जैसा हमने ऊपर देखा, दिस इज ए 10 मार्क क्वेश्चन। तो 10 मार्क क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपके पास लिबर्टी नहीं है लिखने को। सो आप क्या कर सकते हैं, दो सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर जो है आप उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ज्योतिबा फूले और हम लेटर ऑन अंबेडकर के बारे में देखेंगे। ये दोनों सबसे बिगेस्ट प्रोपोनेंट्स थे जो कि दलित क्लास को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, राइट। तो इनके बारे में हम समझेंगे कि व्हाट दे एक्चुअली से, कि एग्जैक्टली दलित का पर्सपेक्टिव था क्या। ठीक है, तो देखो समझो इस चीज को। सबसे पहले देखते हैं कि जो ज्योतिबा फूले थे उनका स्टेटमेंट क्या था। देखो, ज्योतिबा फूले बोलते हैं कि मेरे को डाउट है कि कल को अगर हमें आजादी मिल भी जाती है, मतलब इंडिया को आजादी मिल भी जाती है, तो क्या जो हायर क्लास है वो लोअर क्लास के साथ पावर शेयर करेगा? वो पावर शेयर शायद नहीं करेगा, राइट। इसके अलावा सेकंड चीज जो बोलते हैं कि जो ब्राह्मणिज्म है, ब्राह्मणिज्म ने काइंड ऑफ ऑप्रेस कर रखा है, सप्रेस कर रखा है, दबा के रखा हुआ है लोअर क्लास को या फिर दलित को। तो लोअर क्लास को, दलित को सप्रेस करने के कारण ये सेक्शन जो है कभी ऊपर नहीं उठ पाता है। तो ज्योतिबा फूले बोलते हैं कि अगर आपको लोअर क्लास या फिर दलित को अपलिफ्ट करना है, ऊपर लेके जाना है, तो सबसे पहले इनको आप एजुकेशन प्रोवाइड करो, इनको आप ज्ञान दो, एजुकेशन प्रोवाइड करो। जब इन्हें एजुकेशन मिलेगी, व्हेन दे विल बी एलिजिबल टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स, जब वो खुद के बारे में सोचने के काबिल हो जाएंगे, तब आप कह सकते हो कि हाँ, ये सेक्शन भी अब अपलिफ्ट होने को तैयार है। और तब हायर क्लास और लोअर क्लास का जो हायरार्की है, वो हायरार्की खत्म करके एक सिंगल क्लास की तरह आप एक नेशन को फॉर्म कर सकते हैं। फिर समझिए, आई होप आप ये चीज समझ गए वैसे, बट फिर से एक बार समझिए शॉर्ट में ज्योतिबा फूले का कहना ये है कि जो अभी हायर क्लास और लोअर क्लास का जो हायरार्की है, वो ये शो करता है कि कल को अगर हमें फ्रीडम मिल भी जाती है तो हमें पावर नहीं मिलेगा, मतलब पावर शेयरिंग नहीं होगी, पावर सारा का सारा जो है हायर क्लास लोग अपने पास रख लेंगे। इसलिए वो ये बोलते हैं कि जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है उनको अगर लोअर क्लास को अपलिफ्ट करना है, मतलब कि अगर लोअर क्लास अपलिफ्ट होंगे तो उसका एकमात्र तरीका यह है कि उनको एजुकेट करो। एजुकेट करने के लिए क्या करो, इतना एजुकेट करो कि दे कैन थिंक अबाउट देमसेल्व्स, वो अपने फायदे नुकसान के बारे में सोच सके। और तब जब हायर क्लास और लोअर क्लास के बीच में क्लास हायरार्की खत्म हो जाएगी, तब जाकर आप ये कह सकते हो कि आप एक सिंगल नेशन को फॉर्म कर सकते हो। तब जाकर आप इंडिया को एज अ नेशन फॉर्म कर पाएंगे। So, क्या आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर काइंड ऑफ एक नेशन का कंसेप्ट यहां पर ब्रिंग कर रहे हैं कि दलित के लिए नेशन क्या थे।
दलित के लिए नेशन वॉज नॉट जस्ट अ ज्योग्राफिकल एंटिटी, इट वॉज नॉट इवन अ पॉलिटिकल एंटिटी, राइट। दलित के लिए नेशन वॉज मच बिगर देन अ पॉलिटिकल एंटिटी, इट वॉज शेयरिंग ऑफ पावर, इट वॉज सोशल अपलिफ्टमेंट। तो इनके लिए जो फ्रीडम था दैट वॉज मच बिगर देन पॉलिटिकल सेंस। इनके लिए सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट, राइट, पावर शेयरिंग जो था वो लोअर क्लास और हायर क्लास दोनों के बीच में हो, ये सब चीजें कंबाइन होकर काइंड ऑफ एक इंडिपेंडेंस का फिर फ्रीडम का काम करेंगे। ये कंसेप्ट था एक्चुअली इंटरनेशनल फ्रीडम के लिए दलित के पर्सपेक्टिव से, राइट। आई होप आप समझ पा रहे हैं ज्योतिबा फुले क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखो सेकंड है डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर को आप जानते हो वो ना टॉलेस्ट लीडर बोला जाता है, टॉलेस्ट लीडर हु वर्क फॉर दलित्स, मतलब दलित्स के लिए काम करने वाले वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स में से एक है डॉक्टर अंबेडकर। देखिए डॉक्टर अंबेडकर जो है यहां पर बात करते हैं, वो कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी ये दोनों ही जो सोसाइटी को एक बनाने की काम कर रहे हैं, जो मतलब ये कह रहे हैं कि सोसाइटी जो है, समाज जो है सारा का सारा एक सिंगल थ्रेड से बंधा होना चाहिए, वो चीज इंडिया के अंदर काम नहीं करेगी। अंबेडकर का कहना यह है कि इंडिया के अंदर जो काइंड ऑफ इनइक्वालिटी है वो उतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आपको यहां पर हर एक क्लास को अपलिफ्ट करने के लिए हर एक क्लास को पावर देनी पड़ेगी। तो उसके लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, राइट। अब जानते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर महात्मा गांधी और अंबेडकर के ऊपर के बीच में काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हुई थी। सो टेक्निकली शेड्यूल्ड कास्ट, अनटचेबल्स, ऐसे लोग जो थे, जो वल्नरेबल सेक्शन थे, उनको अपलिफ्ट करने के लिए अंबेडकर कहते हैं कि उनको प्रॉपर आप सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करो, मतलब उनको एक पावर प्रोवाइड करो कि दे कैन चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उनको बाकी के रिप्रेजेंटेटिव से कोई मतलब नहीं है, रादर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज कर सके, राइट। साथ ही साथ अंबेडकर ये कहते हैं कि देखो अगर सोसाइटी सेग्रीगेटेड है, सोसाइटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स हैं, तो पॉलिटिक्स में डिविजन्स क्यों नहीं हो सकते फिर, राइट। अगर सोसाइटी को आप हायर क्लास, लोअर क्लास, हायर क्लास में भी अलग अलग सेक्शंस हैं इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, तो पॉलिटिक्स में भी आप सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कीजिए ताकि हर एक सेक्शन अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करे। तो अंबेडकर का कहना यह था कि अगर सोसाइटी सेग्रीगेटेड हो सकती है तो पॉलिटिक्स को भी सेग्रीगेटेड होना चाहिए, राइट। साथ ही साथ जब अंबेडकर से नेशनलिज्म के बारे में पूछा गया तो अंबेडकर ने यह बोला कि इंडिया एक नेशन तभी फॉर्म होगा, इंडिया एक नेशन की तरह तभी आगे बढ़ेगा जब इंडिया के अंदर से कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट सिस्टम वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कास्ट सिस्टम को खत्म करना ही यहां पर काइंड ऑफ प्रॉब्लम, वो एक टाइप का सॉल्यूशन की तरह आ सकता है कि जब हम एक नेशन को फॉर्म कर सकते हैं, इंडिया को एक नेशन की तरह मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। बिकॉज अंबेडकर का कहना यह है कि हर एक कास्ट जो है वो अपने आप में ही एक नेशन है। तो अगर हर एक नेशन को आपको एक साथ लेकर आना है, मतलब हर एक कास्ट को आपको एक साथ लेकर आना है, तभी आप एक सिंगल नेशन को इंडिया की तरफ फॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आप ये चीज समझ गए। देखो इस तरीके से आप अलग अलग लीडर्स के बारे में बता सकते हैं, ये शो करेगा कि एग्जैक्टली आपको इस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के बारे में, जो पर्सपेक्टिव है इंटरनेशनल मूवमेंट के बारे में, वो काफी अच्छे तरीके से पता है। अब देखो साथ ही साथ आप इसमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी डाल सकते हैं। आप देखो बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम लगातार सिर्फ एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इस चीज को पूरी तरीके से काइंड ऑफ डिफेंड करना भी सही नहीं है। तो आप ये बता सकते हैं कि जो बाकी नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो इस चीज को उतनी अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं इसको। वो बोलते हैं कि आप नेशनल जो हमारा फ्रीडम है वो उसको अंडरमाइन कर रहे हो आप, और सिर्फ और सिर्फ एक सोसाइटी को आप अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो जो डिफरेंट नेशनलिस्ट फ्रीडम, जो नेशनलिस्ट जो स्कॉलर्स थे, जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उनका कहना यह था कि ऐसा करना भी सही नहीं होगा कि हम एक ही सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के ऊपर लग जाए और नेशन का फ्रीडम है उसको हम पीछे छोड़ दें। ये भी चीज बिल्कुल भी सही नहीं है, राइट। देखिए इसके अलावा कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि देखो जो कम्युनिटी का इंटरेस्ट है, जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, उसको हम नेशन के इंटरेस्ट से इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हमेशा टॉप पे होता है, राइट। इसलिए इसको इंडियन नेशनल फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल कहा गया था। वो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल था, वो एक सोसाइटल स्ट्रगल नहीं था, राइट। देखो इस तरीके से आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट आपको फिर ये भी बताना है कि क्या जो क्रिटिसिज्म है क्या वो सही है, क्या दलित का पर्सपेक्टिव जो था कि इंडिविजुअल लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करना है, क्या वो गलत था? नो, वो भी गलत नहीं था। बिकॉज देखिए दलित पर्सपेक्टिव जो था वो नेशनलिज्म के अगेंस्ट नहीं था। वो ये नहीं बोल रहा था कि हमें आजादी नहीं चाहिए, अगर वो ये बोल रहा था कि जब आजादी मिल जाएगी उसके बाद हमें भी प्रॉपर वो चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें प्रॉपर फ्रीडम चाहिए। तो काइंड ऑफ एक लार्जर गोल के बारे में सोच रहा था, वो सोसाइटल गोल्स को कंप्लीट करने के बारे में सोच रहा था, जैसे कि इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स हो गया, फिर डिग्निटी ऑफ द पीपल हो गया, राइट, इंडिविजुअल राइट्स हो गए, इन सब चीजों को अपलिफ्ट करने के बारे में सोच रहा था। सो जो दलित थे उनका जो पर्सपेक्टिव था दैट वाज नॉट अगेंस्ट एंड दैट वाज नॉट अगेंस्ट नेशनलिज्म। सिंपल शब्दों में वो एंटी नेशनलिस्ट मतलब थॉट नहीं था, रादर इट वाज अ काइंड ऑफ प्रो सोसाइटल थॉट। सोसाइटी को ज्यादा ध्यान में रख के उस चीज को बनाया गया था। देखो एक चीज समझो, जब नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल हमारा चल रहा था उस टाइम अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स आए थे, और जो ऑपोजिशन के स्कूल ऑफ थॉट्स थे जैसे कि दलित का पर्सपेक्टिव हो गया, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट था, जिसके कारण हमारा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल एक्चुअली आगे जाकर सक्सेसफुल हो पाया,
क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? देखो, बहुत सारे जो दलित पर्सपेक्टिव के लीडर्स हैं, उनका कहना यह है कि इंडिया का पास्ट जो है वो तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता, इंडिया की ग्लोरी तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक हम लोअर सेक्शन के साथ जो अट्रॉसिटीज हुए हैं उनको ना मेंशन करें, हम जो अनटचेबल्स के साथ जो भी गलत हुआ है उनको ना मेंशन करें, राइट? अगर आपको इंडिया को एज अ नेशन अगर आपको बनाना है, इंडिया को एज अ नेशन बनाना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक क्लास के बारे में नहीं सोच सकते, आप सिर्फ नेशन के बारे में नहीं सोच सकते, रादर आपको जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको अपलिफ्ट करने के बारे में भी इक्वली सोचना होगा। इस तरीके से आप अपने आंसर का बॉडी पार्ट जो है उसको एंड कर सकते हैं। नो, सिमिलरली इस आंसर का आप एंड कैसे करोगे? इस पर्टिकुलर आंसर को आप का जो कंक्लूजन वाला पार्ट है वो कैसे लिखोगे? तो देखिए, इस चीज को समझिए कि काफी सारे जो लीडर्स थे, जैसे कि गैल ऑमवेट नाम का आपने नाम सुना होगा, गैल ऑमवेट, ठीक है? गैल ऑमवेट कहते हैं कि इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो अलग अलग पर्सपेक्टिव आए थे उसमें जो दलित पर्सपेक्टिव था, फिर रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव जो हमने पहले बात की, बहुत सारे एंटी कास्ट मूवमेंट जो थे वो सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज तभी जाकर हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था ना वो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की तरफ आगे बढ़ पाया। अगर ये सब नहीं होते तो शायद फ्रीडम मिलने के बाद भी जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते, मतलब कि उनका जो काइंड ऑफ जो उनका बॉन्डेज था, उनका सप्रेशन ऑपरेशन था, वो शायद कभी भी खत्म नहीं होता, वो अभी भी चल रहा होता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर हर एक डिफरेंट व्यूज ऑफ स्कूल ऑफ थॉट जो है, अलग अलग जो विचारधाराएं हैं सबको आप एकोमोडेट करें, राइट? बिकॉज देखो, कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स ऐसे जैसे लिबरल स्कूल ऑफ थॉट, सोशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो लोग काइंड ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जो दलित पर्सपेक्टिव था वो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहा था, राइट? वो सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा था, एक बेटर सोसाइटी बनाने की बात कर रहा था। अगर बाकी स्कूल ऑफ थॉट एक बेटर नेशन बनाने की बात कर रहे थे, तो जो दलित पर्सपेक्टिव था वो एक बेटर सोसाइटी बनाने की बात कर रहा था, राइट? तो इस तरीके से एक अच्छे टोन पे, एक स्ट्रॉन्ग टोन पर आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं, एंड इट विल actually help you in making an answer better presentable, better structural, और एक अच्छे कंटेंट के साथ आपका आंसर एंड होगा। आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस जो कि हमने रेडिकल ह्यूमनिज्म के ऊपर और जो हमने फिर दलित पर्सपेक्टिव के ऊपर देखा वो चीजें समझ आ गई हैं। दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप दोनों ही कंसेप्ट्स आपके प्रॉपर्ली क्लियर हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।